आइए 9 PM स्पेशल की तरफ बढ़ते हैं और इसकी शुरुआत हम जरा आज हटके करने वाले हैं, क्योंकि हम बात तो पॉलिटिक्स की करेंगे, बात संसद की करेंगे, SIR की भी, लेकिन क्रिकेट के T20 अंदाज में। अब ऐसा क्यों है, ये भी आप जानिए। कल जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने SIR को लेकर संसद में ताबड़तोड़ बैटिंग की, वो किसी T20 मैच के रोमांच से कम नहीं थी। कल पूरे देश की निगाह संसद पर टिकी थी और साथ ही देश ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 90 मिनट वाले भाषण के हर एक शब्द को सुना। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह की विपक्ष को निशब्द कर देने वाली स्पीच की तारीफ भी की थी। पीएम मोदी ने अमित शाह के भाषण को विपक्ष का झूठ उजागर करने वाला बताया, क्योंकि अमित शाह ने हर उस सवाल का जवाब दिया जिसे देश जानना चाहता था। और हमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि SIR को लेकर आपके मन में अगर कोई भी डाउट रहा होगा तो वो कल गृह मंत्री को सुनने के बाद दूर हो गया होगा। लेकिन अमित शाह की इस विस्फोटक, नॉनस्टॉप और विपक्ष को स्पीचलेस कर देने वाली इस स्पीच को राहुल गांधी की तरफ से क्या कमेंट मिले हैं, ये भी आप जान लीजिए। राहुल गांधी ने अमित शाह के जवाब को घबराया हुआ, नर्वस, मेंटली बहुत प्रेशर में थे, ये सब बताया। अमित शाह ये कहते हुए उनके हर जवाब को मानो नेग्लेक्ट कर दिया अपनी बातों के जरिए राहुल गांधी के नारों को। आपने कुछ साल पहले क्रिकेट में नर्वस 99 के बारे में जरूर सुना होगा, इनफैक्ट आज भी आप सुनते होंगे। जब बैट्समैन सेंचुरी बनाने के चक्कर में 99 के फेरे में ऐसा फंसता था कि कई बार आउट हो जाया करता था। लेकिन अब कुछ सवाल आपके सामने। सवाल यह है कि क्या अमित शाह को सुनकर या उन्हें देखकर आपको यह जरा भी लगा कि वो नर्वस थे? शाह जिस तरीके से संसद में T20 खेल रहे थे, उससे क्या ये कहना जायज है? और क्या राहुल गांधी के सवालों का भरपूर जवाब अमित शाह की तरफ से सदन में नहीं दिया गया? इस बात का दावा है कि आप यही कह रहे होंगे कि SIR पर अमित शाह का स्ट्रेट ड्राइव वाला ही इंपैक्ट था, जो विपक्ष को कल सदन से वॉकआउट तक करने पर मजबूर कर गया। Debate on my press conference. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी, मेरा बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। ये क्यों सदन छोड़कर भाग गए? मैं इनके सामने तो कोई बात भी नहीं कर रहा था, ना कांग्रेस पार्टी के सामने बात कर रहा। मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना। देखिए साहब, मैंने इतने सारे आरोप करे श्री जवाहरलाल नेहरू पर, इंदिरा गांधी पर, इनके पिताजी पर, सोनिया जी पर, तब भागते तो लाजिम था। वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूं। सबसे पहली घटना हुई आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को, और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। ये हर कोई जानता है कि संसद वो जगह है जहां पर विपक्ष को उसके हर एक सवाल का जवाब सरकार की तरफ से दिया जाता है।
ये वो जगह है जहां पर विपक्ष अपना हर एक सवाल सत्ता पक्ष से पूछ सकता है, जहां पर आमने सामने विपक्ष और सरकार के मंत्री होते हैं। और कल भी चर्चा के दौरान, चुनाव सुधार की चर्चा के दौरान नजारा ऐसा ही था। लेकिन एसआईआर के मुद्दे पर गृह मंत्री के जवाबों को सुने बगैर विपक्ष सदन से बाहर चला जाता है। और अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी राहुल गांधी ये कहते हैं कि गृह मंत्री तो घबराए हुए थे, कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। हालांकि सच क्या है ये पूरे देश ने कल देखा है। लेकिन विपक्ष का यूं सदन से उठकर चले जाना, चर्चा का हिस्सा न बनना, सदन की कार्यवाही को बाधित करना आप और मुझ जैसे टैक्स पेयर्स के लिए कितना भारी पड़ता है, कितना पैसा हमारा और आपका बर्बाद होता है, इसका भी विश्लेषण होना चाहिए। संसद सत्र के दौरान हर एक मिनट में ऑन एन एवरेज 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है। अगर आप एक दिन का अनुमानित खर्चा निकालेंगे तो यह बैठता है करीब 9 करोड़ रुपए का। और ऐसे में आपको यह भी जानना चाहिए कि जब जब संसद में किसी भी तरीके का गतिरोध होता है और कार्यवाही बाधित होती है तो इससे आपका और हमारा पैसा ही बर्बाद होता है। देश हित की अगर बात करेंगे तो ऑपोजिशन को कल अमित शाह के जवाबों को धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए था, क्योंकि वो चाहते थे कि चुनाव सुधार पर चर्चा हो, जो टेबल किया गया, जिसके लिए समय तय किया गया। अगर कोई भी कंफ्यूजन था तो सदन में रहते हुए उसे दूर करना चाहिए था। लेकिन इन सब की जगह विपक्ष को आसान लगा हंगामा करना और सदन से वॉकआउट करना। और अब नेता विपक्ष का यह कह जाना कि अमित शाह के जवाब से वो संतुष्ट नहीं, क्योंकि वो तो नर्वस थे, वो प्रेशर में थे। गलत लैंग्वेज यूज की, मेंटली बहुत प्रेशर में है, दबाव में है। वो देखा कल पार्लियामेंट में, पूरे देश ने देखा। और जो मैंने बातें बोली हैं उसके बारे में उन्होंने कोई बात तो नहीं बोली। अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को जवाब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिया है। जिस तरीके से सदन से विपक्ष ने वॉकआउट किया, जैसे ही घुसपैठियों का जिक्र गृह मंत्री की तरफ से किया गया, उसे गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी की हिट एंड रन वाली सियासत करार दिया। उन्होंने कहा कि जब संसद में पीएम मोदी या फिर अमित शाह बोलते हैं तो राहुल गांधी सदन से बाहर चले जाते हैं। हिट एंड रन यानी रन एंड हिट वाला ये फार्मूला राहुल गांधी अपनाते हैं। वो कहेंगे 3 बजे आएंगे, 4 बजे लोग सुनेगा। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री बोलेंगे तो वो वॉकआउट करेंगे। यही उनका लोकतंत्र है। सच सुनने की ताकत नहीं है। उनको तो डिफेंसिव दिखेगा ही। मिर्ची लगी इतना गृह मंत्री के भाषण से कि पूरे नेहरू खानदान में खलबली मच गई। अपने भाषण के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने यह बिल्कुल साफ कर दिया कि दरअसल एसआईआर है क्या, एसआईआर किस तरीके से घुसपैठियों पर प्रहार है। सरकार का 3D वाला फॉर्मूला हमने कल आपको 9 PM स्पेशल में ही दिखाया था। यानी 3D का मतलब डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट पर आधारित ये 3D फॉर्मूला। यानी एसआईआर एक तरीके का वो टूल है, वो औजार है जिससे वोटर लिस्ट में सफाई हो रही है और घुसपैठियों का सफाया हो रहा है। आपको ये मालूम होगा कि एसआईआर 2.0 इस वक्त चल रहा है। 9 राज्यों और 3 यूनियन टेरिटरीज में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है, जिसमें अगर हम राज्यों को बाइफिकेट करके देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और फिर गोवा, गुजरात, केरल, तमिलनाडु इस बार के एसआईआर में सेकेंड फेज ऑफ एसआईआर में शामिल है। अब सरकार और खास तौर पर चुनाव आयोग एसआईआर को लेकर पूरी तरीके से गंभीर नजर आ रहा है। लेकिन विपक्ष की तरफ से एसआईआर की प्रक्रिया को वोट चोरी का एक तरीका बताया गया। इस बार पलटवार के बीच आज एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने एक और फैसला लिया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की जो टाइमलाइन, जो डेडलाइन थी,
उसमें संशोधन किया गया है, तारीख को आगे बढ़ाया गया है। मसलन उत्तर प्रदेश, जहां पर फॉर्म को जमा करने की अवधि 15 दिन के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। तमिलनाडु और साथ पुडुचेरी में ये अवधि 3 दिन के लिए बढ़ाई गई। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार में 7 दिनों की अतिरिक्त मोहलत दे दी गई है। यानी उत्तर प्रदेश में 26 दिसंबर तक एसआईआर होगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार में 18 दिसंबर तक एसआईआर होगा। अब एसआईआर पर चुनाव आयोग कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता है, बड़ी जटिल प्रक्रिया है ये, और इसी के चलते 6 राज्यों में एसआईआर की तारीख को एक्सटेंड कर दिया गया। चुनाव आयोग का यह कहना है कि इससे मतदाता सूची का एक क्रॉस वेरिफिकेशन और सटीक तरीके से किया जा सकेगा। आयोग ने जो भी 12 राज्य हैं कुल मिलाकर, और खास तौर पर ये जो 6 राज्य हैं, यहाँ से जो एब्सेंट हैं या शिफ्टेड लोग हैं या जो कि अब मृत हैं या फिर कहीं पर डुप्लीकेसी है वोटर्स की, तो उसकी सूची उपलब्ध कराने के लिए कह दिया है, ताकि डेटा का मिलान बिना किसी गलती के हो सके। तो 2 तस्वीरें, एक तरफ जहां पर संसद में एसआईआर को लेकर बड़ी बहस हुई, अमित शाह की तरफ से राहुल गांधी के हर एक सवाल का जवाब दिया गया, तो दूसरी तरफ ग्राउंड लेवल पर कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है और चुनाव आयोग की कोशिश ये है कि गलती से भी कोई गलती ना हो। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिस पर खूब सियासत हो रही है,